क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है, सुनते रहो, कि भारत की सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश में किस अधिनियम के द्वारा किया गया? कौन सा? 1858। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल सुन लो कि 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसके तहत ये नियम आया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शासन कर रही थी, उस शासन को कहाँ सौंप दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों। और क्राउन का मतलब होता है सरकार, मान लो। तो ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शासन नहीं करेगी। अब शासन कौन करेगा? सीधा ब्रिटिश क्राउन करेंगे, ब्रिटिश राजा रानी करेंगे। इसी अधिनियम में एक बात और हुई थी कि पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 की क्रांति हुई थी। जो 1857 की क्रांति है वो लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में हुई थी। और साथ में लॉर्ड कैनिंग ने ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी पारित किया था। कौन सा एक्ट? हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन लगाएं। जी। इसमें आपको मालूम होगा, जो भारत शासन अधिनियम 1909 में आया था, इसको बोलते हैं माले मिंटो सुधार। तो इसमें सांप्रदायिक चुनाव की नींव रखी गई थी। ठीक, हटा दें। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान से सुनियो। यजुर्वेद का, इसकी ट्रिक और बताएं अब हम। यजुर्वेद का पाठन करने वाला पंडित को क्या कहा जाता है? जो यजुर्वेद का पाठन करता है उसको क्या कहते हैं? 4 वेद हैं। अब इसकी हम तरीका बताएं। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे। ट्रिक ये है, सुनो सुनो, अरे मेरी बात तो सुन लो यार। ब्रह्मा की आधी उम्र होती। यह ट्रिक हमने लिखी है, ध्यान सुनियो। ब्रह्मा की आधी उम्र होती। ठीक, अब जरा ध्यान सुनना। यहां पर है कि ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा। आधी से मतलब हुआ अध्वर्यो। ठीक, उम्र से मतलब क्या हुआ? उद्गाता। और होती से होत्र। ठीक, अब फिर सुन लो। ब्रह्मा की आधी उम्र होती तो ब्रह्मा से ब्रह्मा हो गया। आधी से अध्वर्यु कर दिया हमने। उम्र से उद्गाता। और होती से क्या कर दिया? होत्र कर दिया। नीचे लिख दो आयसा। कहीं मक्खी आएगी भैया? सही कही तुमने। यहां लिख दो आयसा। ठीक, अब दिमाग लगाओ। ए से कौन सा वेद है? अथर्ववेद है, बिल्कुल सही। पाई से कौन सुजगत? यजुर्वेद। सा से सामवेद। और इस ए से, हाँ तो आर कर लो। ऋग्वेद है, आर कर लो। तो जो ऋग्वेद हुई गो। अब याद कैसे करे हो? यजुर्वेद का पाठन करने वाले पंडित को क्या कहा जाता है? सुन लो भैया। तो ब्रह्मा है किसका? अथर्ववेद का। अध्वर्यु कहलाता है यजुर्वेद का। उद्गाता कहलाता है सामवेद का। और ऋग्वेद का पंडित क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। ठीक है, याद रखियो इनके वाचन करने वाले। इस प्रश्न को आंसर होगा यजुर्वेद वाले को कौन सो? कौन सा? ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसके बारे में पहले थोड़ी डिटेल समझ लो, सुन लो तसल्ली से। बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। ये बाबर की क्या थी? आत्मकथा थी। बाबरनामा जो आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है? ये बाबर की आत्मकथा थी। सुनते रहो भाई, चिल्लाती बहुत हो। किस भाषा में लिखी थी? तुर्की। अब इसका सीन ऐसा कि इतनी बढ़िया किताब थी कि लोगों ने इसका ट्रांसलेशन किया। एक बार हिंदी में हुआ, एक बार फारसी में हुआ, फिर अंग्रेजी में हुआ। अंग्रेजी में यहाँ कहानी यह है कि अंग्रेजी में सबसे पहले इसका अनुवाद किया था, मैंने नाम लिखा था जॉन लेडेन। सबसे पहले किसने अनुवाद किया? बाबरनामा का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जॉन लेडेन ने किया। बाद में इसका दूसरा अनुवाद किया था बेबरिज ने। किसने किया था? बेबरिज ने किया था। तो अगर जॉन लेडेन ऑप्शन नहीं है तो किस पे टिक करे हो?
बेब्रिज पे करे हो। क्लियर है भैया। अब आगे सुनो, अगर आपसे पूछी जाए कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया, क्योंकि ये किताब किसमें थी, तुर्की बादशाह में, तो फारसी बादशाह में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना। हम खाने खाना लिखे दे रहे हैं, ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। तो बाबरनामा का अंग्रेजी में पहला अनुवाद अगर पूछा जाए तो जॉन लेडेन है, या ध्यान रखियो। किसने, मेरी बात तो सुनो, अंग्रेज भाई तो बोल रहे यार हम। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद तुमसे पूछा जाए, अगर चक्कर ये है कि इन दोनों लोगों ने किया, सबसे पहले इन्होंने किया था जॉन लेडेन ने। जब जॉन लेडेन मर गए थे तो उसके बाद बची हुई जो उसमें पन्ने थे उनका अनुवाद किया था बेबरिज ने। तो अगर बेबरिज ऑप्शन नहीं है तो जॉन लेडेन भी टिक कर दियो, आंसर दोनों सही है। क्लियर। फारसी में किसने किया, अब्दुल रहीम खाने खाना, हटा दें इसको, ठीक। और बाबरनामा है किस भाषा में, असली बाबरनामा तुर्की भाषा में है। हम्म। क्वेश्चन नंबर आप 4 बताओ कि स्वराज की मांग पहली बार कब रखी गई थी, या कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी। बताओ भैया, लिखने ज्यादा इस पर वोट ध्यान दो। सबसे पहले स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई है। अच्छा ठीक, अब हम व्याख्या करें। एक कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है, जिसमें क्या लिखा हुआ 1906 वाला, सुनो पहले ध्यान से, लिखने में आती हो। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ। 1906 में जब हुआ तो इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, एक पारसी थे भाई ये, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज की मांग रखी, सबसे पहले स्वराज की मांग रखी। अब आगे की कहानी सुनो। अगर आपसे पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी से पहले भी किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो सबसे पहले स्वराज की मांग या स्वराज शब्द का प्रयोग अगर कहा जाए तो इन्होंने किया था, ठीक, सत्यार्थ प्रकाश। बातचीत ना करो, कितने बार टोक है यार। अब आगे सुनो, एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग, तो वो अलग कंडीशन है। ये स्वराज की मांग है 1906 में। अब आ जाए पूर्ण स्वराज की मांग, तो पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई बताओ भाई। 31 दिसंबर 1929। कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये ध्यान रखना, किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। तो ध्यान रखना कि स्वराज की मांग पूछ रहे हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग पूछ रहे हैं, या स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तीनों के उत्तर अलग अलग हैं। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह हेतु बुलाने कौन गया था, कौन, राजकुमार शुक्ल। इसके बारे में जरा समझ लो। महात्मा गांधी को चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार। तो बिहार में एक आंदोलन हो रहा था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि बिहार में चंपारण नाम की जगह पड़ती है। ये आंदोलन किसके विरोध में था, जो नील की खेती होती थी, नील खेती, इसमें कौन सी पद्धति चलती थी, तिनकटिया पद्धति, तिनकटिया पद्धति, ठीक, तिनकटिया पद्धति, इसके विरोध में आंदोलन होना था। अरे यार, किसान कौन था, राजकुमार शुक्ल के कहने पर पहुंचे। चलो हम एक्स्ट्रा पूछ रहे इसमें, गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, भारत में कहाँ किया, इसी में किया था। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग अगर गांधी ने किया है तो सबसे इसी आंदोलन में किया था, कौन से, चंपारण सत्याग्रह में। ध्यान रखना है भाई, बोल तो बहुत तुम लोग यार। एक हूँ मक्खी, चली गई। अब यही तो है GS5 वाली, टॉप 25 है। बुलंद है PDF आराम से। अच्छा, एक मक्खी पूरा खेल खराब कर देता है। चलो भाई, बताओ जरा बाबू, अब बातें करें तुम लोग, बताओ चलो, बताओ। मौर्य काल में नगर का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, बताओ।
गलत आंसर है, गलत है, नहीं है। अब हम बताएं, सुन लो जरा। मौर्य काल में जो अधिकारी थे उनके नाम थे भाई, उस समय भाषा ही वैसी चलती थी। और यहाँ सुन लो पहले, एक लिखा हुआ एस्ट्रोनॉमी, एक लिखा है एग्रोनॉमी, और एक है प्रतिष्ठा, एक में लिखा है व्यवहारिक। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रतिष्ठा था उस समय न्यायाधीश कहलाता था। अगर न्यायाधीश पूछा जाए तुमसे, वो था प्रतिष्ठा। अगर तुमसे पूछा जाए कि एग्रोनॉमी क्या था, तो एग्रोनॉमी उस समय का डीएम या जिलाधिकारी कहलाता था। जिलाधिकारी या डीएम। और एस्ट्रोनॉमी जो लिखा हुआ है उस समय का नगर का सर्वोच्च अधिकारी यानी चेयरमैन मान लो इन्हें, ठीक। ये इसका आंसर होगा, एस्ट्रोनॉमी। फिर समझ लो, एस्ट्रोनॉमी कौन था, नगर का सर्वोच्च अधिकारी। एग्रोनॉमी कौन था, जिलाधिकारी। और प्रतिष्ठा कौन था, न्यायाधीश था। क्लियर है मौर्य काल में, ठीक। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 7। फिर बताओ क्वेश्चन, चलो। कि पहला दिल्ली दरबार कब कब आयोजित किया गया, बताओ। हाँ। पहला दिल्ली दरबार ने शांत बोलन दो, बोलो। पहला दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया, 1877, 78 या 1858, 1811? हैं, 77? हम चारों सही मान लें। 1877 में पहला दिल्ली दरबार कब लगा था, 1877 में। और इस दरबार में क्या हुआ, सुन लो। इसी दरबार में क्या हुआ था कि जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, इनको भारत की महारानी घोषित किया गया। दिल्ली दरबार जो 1877 में पहला लगता है, इसमें विक्टोरिया को भारत की महारानी भी घोषित किया गया था। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक। इसमें कोई ज्यादा बात नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8 पे, आवो। तुम नहीं बोले, बाकी लोग बताएं। ये बातें करी लड़कियां जी ज्यादा, अब बताएंगे, बताओ। अब मुंह बंद है इन सबके, बताओ। तुइफत उल मुवाहिद्दीन नामक फारसी भाषा की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, फिरदौस, अहमद लाहौरी, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती? कौन, फिरदौस? चलो फिरदौस नहीं है, और कोई बोले? कन्फर्म है? इस पुस्तक को लिखा था राजा राम मोहन राय ने, ध्यान रखना। कौन सी पुस्तक, तुइफत उल, ठीक। राजा राम मोहन राय ने इसके अलावा और किताब लिखी, एक लिखी संवाद कौमुदी, ध्यान रखना सभी लोग, संवाद कौमुदी। और एक अखबार और लिखा है जिसका नाम है मिरातुल अखबार। समीकरण शांति से सुनो। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। जीवन भर देश में संघर्ष करते, लेकिन किस्मत ऐसी खराब, जब मरे तो देश की मट्टी उन्हें नसीब भाई, बढ़ गई पेंशन। सभी लोग शांत रहे हो, ये लड़कियां ही बात करें, लड़की बताएं अब। बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी, बात नहीं। कौन, अच्छा, बताओ भाई। बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी, कौन भाई? अरुंडेल कमेटी। कौन कमेटी थी, अरुंडेल कमेटी। अब थोड़ा डिटेल सुन लो। बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में। उस समय भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया। अब आगे सुन लो। जब विभाजन कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद अरुंडेल कमेटी ने कहा था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दो और दिल्ली को नई राजधानी बना दो। हंटर कमेटी किसके लिए बनी थी, जलियांवाला बाग कांड के लिए, ठीक। साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। तो ध्यान रखना, एक बनी थी बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए अरुंडेल कमेटी, हंटर कमेटी बनी थी जलियांवाला बाग कांड, और साइमन कमीशन आया था 1928 में। एक शांति रखो यार।
हम इतना चिल्ला नहीं पा रहे, तुम बोल रहे हो, अब हम तमचा दिए का, देखो भाई। निम्न में से किस मुगल बादशाह का मकबरा देश के बाहर स्थित है? जहांगीर का। जी। अच्छा, जहांगीर का मकबरा है कहाँ? लाहौर में। जी। चलो भाई, लाहौर। आगे बोलो। हुमायूं का मकबरा? लाहौर। हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में। अकबर का मकबरा? सिकंदराबाद। और इसका औरंगजेब का? औरंगाबाद। औरंगाबाद। तो किसका मकबरा देश के बाहर हुआ? जहांगीर का। जहांगीर का हो गया लाहौर में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर अपने आप को सिकंदर मानते तो सिकंदराबाद, और औरंगजेब का मकबरा हो गया औरंगाबाद। क्लियर है? औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। कहीं बैठी हैं? जी। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? अब नहीं बोल रहे हैं को। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? कंबोज, वत्स, अवंती या अस्मक? चलो भाई सुनो। सबसे पहले जो महाजनपद थे वो थे कितने? 16। अब थोड़ा डिटेल में बताए हैं, ठीक। और गोदावरी नदी के तट पर जो है कौन सा महाजनपद था? अस्मक। अस्मक भैया कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और ये था गोदावरी नदी के तट पर। अब आगे सुन लो पूरी बात, बीच में मत बोलना। अवंती। अवंती भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। शांत रहो ने। उज्जैन। ठीक। आज की डेट में जिसे हम मध्य प्रदेश भी बोल सका था, ठीक। मध्य प्रदेश उज्जैन। एक वत्स महाजनपद था। एक इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी। कौशाम्बी ये इलाहाबाद वाला एरिया, ठीक है। कौन सा? प्रयागराज वाला एरिया। एक कंबोज महाजनपद था, तो कंबोज। हाटक। हाटक भी अपना यूपी में ही पड़ता है। फिर जरा सुन लो। जो कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर था? तो अस्मक। अस्मक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। एक अवंती महाजनपद था जिसको उस समय उसकी राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश वाला एरिया। बस किससे बोलते थे? कौशाम्बी। आधुनिक समय में कौशाम्बी या प्रयागराज को बोलते हैं। और कंबोज हो गया हाटक। अब आपको ये बताना है कि जो महाजनपद हैं, इस 16 इनका वर्णन किस किताब में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ है। और इस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? आगुंतर निकाय। और आगुंतर निकाय में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है भाई, ठीक। भारतीय सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? ये किसको? भारत में सांप्रदायिकता का जनक किससे कहा जाता है? कर्जन, रिपन की मिंटो की लिनलिथ को? मिंटो। मिंटो किस वजह से कहा जाता है कि 1909 में इसी ने सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था। किसके कहने पर? मुस्लिम लीग के कहने पर, ठीक। इसलिए इनको, मिंटो को हम लोग क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक चुनाव का जनक भी कहते हैं। भारत में कलेश का जनक है ये। अगला, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नवाब उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना या सर सैयद इमाम? चलिए पूरी डिटेल सुन लो। मुस्लिम लीग के बारे में सुन लो। 1906 में कहां पर? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना दो लोगों ने की। एक व्यक्ति का नाम बिल्कुल सही, आगा खां, और दूसरे का नाम सलीम उल्लाह खां। ठीक। अब आगे सुन लो। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बकार उल मुश्ताक हुसैन। इन्हें थोड़ा डिस्टर्ब करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बकार उल मुश्ताक हुसैन थे। तो इसका आंसर पहला वाला होगा, बकार उल मुश्ताक हुसैन। ठीक भाई, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ।
भारत पर अरब के आक्रमण का पहला उल्लेख किस किताब में मिलता है? भारत पर अरब के आक्रमण का पहला उल्लेख किस किताब में मिलता है? चचनामा। ये चचनामा में, ठीक भाई, ये चचनामा पुस्तक किसने लिखी थी? किसने? शाहनामा लिखी है, अली अहमद ने लिखा है। राजतरंगिणी कल्लड़ ने लिखी है। मेगस्तनीज ने क्या लिखी है? और ये तो हो गए कौन? कौटिल्य। तो मैन प्रश्न को आंसर हुई है अरब के आक्रमण का उल्लेख मिलता है चचनामा में, और चचनामा के रचयिता जो माने गए हैं वे अली अहमद हैं। पढ़ा चुके भैया जी लोग। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा? लॉर्ड वेलेजली। ठीक, इसके बारे में सुन लो जरा। जब लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर बना तो इसने आपको बंगाल का शेर कहा। अभी बताइए लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी संधि अपनाई थी? इनको सहायक संधि का जनक कहते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन ध्यान रखना, सहायक संधि का जनक कहते हैं। लॉर्ड वेलेजली से पहले, सबसे पहले किसने सहायक संधि की थी? तो एक फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले। तो अगर वेलेजली ऑप्शन नहीं है तो डुप्ले पर टिक करे हो। फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने पहली सहायक संधि की थी। अगला आपको ये बताना कि वेलेजली जो सहायक संधि की थी इसका पहला शिकार कौन हुआ? हैदराबाद के निजाम। ठीक, क्लियर है? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 16, किस सूफी कवि ने भारत को धरती का स्वर कहा? अमीर खुर्द, बाबा फरीद, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया। किसने भारत को धरती का स्वर्ग कहा? बाबा फरीद कि अमीर खुसरो हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया हैं? इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भारत को धरती का क्या कहा? स्वर्ग कहा। अच्छे बताइए, अमीर खुसरो जो थे कितने राजाओं के शासन में रहे? 8। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 8 राजाओं के आश्रय में रहे। साथ में भारत का इन्हें तूतीय हिंद भी कहते हैं, और तबला का आविष्कार है। हाँ, वो तो सब मालूम होगा, इतना कुछ में डिटेल नहीं है। इसके बारे में पहले हम बता दें, थोड़ा रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में उत्तर से दक्षिण तक है। उत्तर से दक्षिण, अधूर है, पूर्व का क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में उत्तर से दक्षिण तक है। ठीक, अब हम एक मैप जैसा बना रहे, जरा सुनो। अरे सुन तो लियो यार। ये पूर्वी स्थल मान लियो, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर। ठीक भैया, आलमगीरपुर। ये कहाँ पड़ता है? मेरठ में। और किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सुतका गैंडोर। कौन सा है? सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर। और इसके ये पड़ता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में किस नदी के तट पर? दास नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्तर रहेगा मांडा। मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के तट पर? चिनाब नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्तर पड़ेगा दैमाबाद। और दैमाबाद कहां पड़ता है? दैमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक, अब आगे सुन लो। हमने क्वेश्चन पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में उत्तर से दक्षिण हो रहा है। उत्तर से दक्षिण में क्या रहेगा? मांडा से दैमाबाद, यानी क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा आंसर है पहला। क्लियर है? मांडा से दैमाबाद। पूर्वी स्थल हो गया मेरठ आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। पश्चिमी हो गया सुतका गैंडोर दास नदी के तट पर। उत्तरी हो गया मांडा कश्मीर चुनाव। और दक्षिणी हो गया दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसमें डिटेल सुनो जरा। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। क्यों कहते हैं इसके पीछे नहीं मालूम। जिस तरीका से आधुनिक समय में सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, इससे पहले ही नागार्जुन ने क्या किया था? इनकी किताब थी जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र। क्या नाम था भैया किताब का नाम?
माध्यमिक सूत्र। और इसी माध्यमिक सूत्र में इन्होंने सबसे पहले सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया था। इसी किताब में शून्यवाद का भी सिद्धांत है। तो बहुत पहले सिद्धांत दे चुके थे, इसी वजह से नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसी को मालूम सापेक्षता का सिद्धांत है क्या? E बराबर MC स्क्वायर जो है द्रव्यानुजा सभी, ए क्या है? शून्यवाद का सिद्धांत क्या है? किसी को मालूम है? चलो ठीक, पढ़ाई दिए, समझ गए। हाँ भाई, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठा सेना का वास्तविक सेनापति कौन था? पहली बात सुन लो जरा डिटेल में कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 में। किसके किसके बीच होता है? मराठा और अंग्रेजों के बीच में, अफगानियों के बीच में। ठीक, अफगानियों की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। बिल्कुल सही बता रहे हो, बाची ना करो। और मराठों की तरफ से सदाशिव राव थे। और इस युद्ध में हार किसकी होती है? मराठों की हार हो जाती है। तो 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठा और अफगानियों के बीच में। मराठा की तरफ से सदाशिव राव, अफगानियों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे भाई, अलवट नहीं इलवट कर दे रहे, ठीक, ई कोई बात नहीं, ई कर दे रहे। इलवट बिल कब पारित हुआ बताओ? हैं? 1878, वो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। ठीक, हम इलवर्ट बिल के बारे में पूछ रहे हैं। 1883। चलो हम बताएं जरा इसके बारे में। सबसे पहले इलवर्ट बिल को जानो क्या है। सुनो तो, इलवर्ट बिल के बारे में था कि उस समय एक बिल आया था, वो भारतीयों के लिए अच्छा था। बिल में कहा गया था कि जो वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीश हैं, जो वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीश हैं, वे यूरोपियों के मुकदमे सुन सकते हैं। जितने यूरोपीय उनके मुकदमा सुन सकते हैं। अंग्रेज महिलाओं ने इसका विरोध किया कि हमारे मुकदमा भारतीय जज सुने हैं। इस बात को लेके बिल पारित हुआ था, इसका विरोध हुआ था। तो इलवर्ट बिल इसी बात से संबंधित था 1883 में। और उसमें शासन किसका था? गवर्नर कौन था? लॉर्ड कौन था? रिपन। ही अगला क्वेश्चन नंबर 21, बस किनारे पाए गए। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? बताइए। त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक हैं? चलो भाई सुन लो जरा। सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। सुन लो जरा, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है? विश्वकोश। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं त्रिपिटक को। और ये त्रिपिटक किस भाषा में है? पाली भाषा में है। और त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश लिखे हैं। क्या लिखे हैं? उपदेश, जो उन्होंने उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाओ 22। अब्बास खान सरवानी द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? अब्बास खान सरवानी द्वारा लिखी पुस्तक का नाम तारीख रसीदी, कानून ए हुमायूं, मुबाय्यान या तारीख शेरशाही? कौन सी? चलो गलत है, बिल्कुल सही जवाब है अब्बास खान ने जो बुक लिखी उसका नाम है तारीख शेरशाही। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 23। सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े थे? सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण या खेड़ा? किसी कंफर्म नहीं मालूम जो है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, गांधी जी के साथ सर्वप्रथम किस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया पहली बार? बताएं। इसको आंसर हमने खुद ही बहुत देर तक पढ़ो। देखिए, अगर आ जाए इसमें देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी एक साथ अगर किसी आंदोलन में आए हैं तो गुजरात का खेड़ा आंदोलन था। एक खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में। और किस वर्ष हुआ था? 1918 में। और क्वेश्चन नंबर 24।
अच्छा, किसको फारसी का होमर कहते हैं? किसको फारसी का होमर कहते हैं? उत्वी, फिरदौसी, अमीर खुसरो या अलबरूनी? कौन? अलबरूनी? चलो गलत है। फारसी का होमर कहा जाता है फिरदौसी। फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? शाहनामा। और फिरदौसी किसके शासन में आया था, किसके साथ था? महमूद गजनबी। कौन? महमूद गजनबी के साथ। अब लास्ट क्वेश्चन और बताओ, उसके बाद बंद करें। भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? एडमंड लुटियंस की वैलेंटाइन्स रोल? तो वैलेंटाइन्स रोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय कलेश का जनक। उस क्वेश्चन को देख ली, मैं बता रही हूँ, बंद कर दो।